हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़े थे और आज हम फ्रेंड्स एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3, आरंभिक नगर। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, हम आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काल में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हड़प्पा स्थल की जो मिला था ये 150 साल पहले ही लोगों को मिल गया था। ये आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन उस समय पे उन लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वह हड़प्पा के खंडरों से हज़ारों ईंटें उखाड़कर ले गए, जिससे उन्हें रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक हैं। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हड़प्पा नामक जगह पर मिली थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा कालीन सभ्यता रख दिया गया था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात इम्पोर्टेंट है कि जो ऊंचाई वाले भाग थे उन्हें पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्सों को निचला नगर कहा है। ये दोनों हिस्सों की चारदीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल पहले बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगरदुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इन तालाबों को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद उसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नगरीय विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथक जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है कि अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथक जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। यह जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों से। चलिए फ्रेंड्स, एक नज़र हम इस मैप पर डालते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है ऊपर कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में स्थित थे। तो देखिए, ये पाकिस्तान में दिखाए गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोहनजोदड़ो, सोतकाको, चन्हुदड़ो
और राखीगढ़ी, कालीबंगा जैसे ये स्थानों के बारे में बताया गया है इसमें, धोलावीरा आदि। ये स्नानागार की पिक्चर दिखाई गई है एक। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये एक दूसरे से मिला के ईंटों को इस तरह से रखते थे, फंसा फंसा के एक दूसरे से, जिससे कि ये मजबूत दीवार बने। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिलों के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानाघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेनहॉल बनाए जाते थे, जिसके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अब है नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी चहल पहल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी के बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देश के किस्से कहानियाँ। मिट्टी के बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की मोहर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे ऊपर ये मोहनजोदड़ो के नगर दिखाए गए हैं, जिसमें नाला दिखाया गया है और उसके नीचे कुएं का एक चित्र बनाया गया है, और बाईं और हड़प्पा की कुछ मोहरें दिखाई गई हैं। इस मोहर के ऊपर चिन्ह के एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पकी मिट्टी के खिलौने दिखाए गए हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। तो फ्रेंड्स, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ऊपर पत्थर के बाट देखो। देखिए फ्रेंड्स, ये पत्थर के बाटों का एक चित्र दिखाया गया है। इन्हें ध्यान से और उपरोक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि बाटों को किस पत्थर से बनाया जाता था? चर्ट पत्थर से बनाया जाता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बनाए मनके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर मालाएं बनाई जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर तरीके से कढ़ाई की गई थी वस्त्र में। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे।
इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। फ्रेंड्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा काल में मोहरों का आकार क्या था? आयताकार था। और मोहरों पर सामान्यतः किसके चित्र थे? जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन कैसे थे? तो मिट्टी के बर्तन थे काले लाल मिट्टी के बर्तन कहा जाता था उन्हें, और मोहरों का आकार आयताकार था। संभवतः 7000 पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबी के वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं, यानी कि उस समय में सूत कताई भी किया करते थे लोग। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेन्स, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर इनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उनके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस के मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फेयंस से चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाने की विधि बताई गई है कि किस तरीके से बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ वे दूर दूर से आयात करते थे। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि दूर दूर से आयात वो किन किन चीज़ों का करते थे? तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु का आयात आधुनिक इराक, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि तांबे का आयात वो लोग कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशियाई ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु का आयात वो ईरान और अफ़गानिस्तान से किया करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों को एक तरफ जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी तरफ एक मोहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? बच्चों का खिलौना आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खिलौने दिखाए गए हैं और ये एक मोहर का चित्र दिखाया गया है यहाँ पर। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन।
लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल हल तो नहीं हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभाजित थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कि हड़प्पा नगर जो था, हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों को तो 2 भागों में विभाजित किया गया था, वहीं जो धोलावीरा नगर था उसे 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों तरफ पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर पे खुदा हुआ पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। तो फ्रेंड्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि लोथल नगर कहाँ बसा हुआ था। लोथल नगर गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ था। एक ऐसा स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। और वहां पर क्या पाया जाता था? कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिलता था। यह पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह के से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया था, उतारा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये लोथल का बंदरगाह बहुत ज़्यादा फेमस था उस समय में। लोथल ये कह सकते हैं कि उस समय में एक शहर था, क्योंकि यहाँ बंदरगाह था, तो यहाँ से सामान लाया और उतारा जाता था। समुद्र के रास्ते से सामान आता था यहाँ पर। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अब मुद्रा यानी कि मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों पर या थैलों पर चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, जिनको हम आज की लैंग्वेज में सील लगाना कहते हैं किसी सामान के ऊपर, कि पैक सील पैक सामान है, वैसे ही उस समय पर इन मोहरों को लगाया जाता था उस पर। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है।
आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखक, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यानी कि ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता का अंत होना शुरू हो गया था 3900 साल पहले। यह सब क्यों हुआ, यह पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शहरों का नियंत्रण समाप्त हो गया, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इनके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अन्यत्र। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्ययंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च की जाती थी। सो फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स पर हम एक नज़र डाल लेते हैं कि मोहनजोदड़ो में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले शुरू हो गई थी। नगर का आरंभ लगभग 4700 पहले आरंभ हो गया था। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हो गई थी और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले शुरू हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये आज का चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो हम 3rd चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स को लेकर बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।